2026 फीफा वर्ल्ड कप ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि पहली बार 32 नहीं 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। मगर इस इवेंट की शुरुआत से पहले ही शुरू हो गया है विवाद। कैसा विवाद? अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान ने कहा है कि 5 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी में होने वाले फीफा फाइनल ड्रॉ में वो शामिल नहीं होंगे, इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। यानी अब 5 दिसंबर का इवेंट बगैर ईरान के होगा। ईरान का यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे दशकों पुराने डिप्लोमेटिक टेंशन को बढ़ावा माना जा रहा है, जो इंटरनेशनल खेल को प्रभावित कर रहा है। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फीफा से पहले हो रहा ये फाइनल ड्रॉ है क्या, ईरान बहिष्कार की क्या वजह बता रहा है और क्या ईरान की बताई गई वजह ही कारण है या फिर कुछ और। दोनों देशों के बीच कब कब क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 5 दिसंबर 2025 को होने वाले इस फाइनल ड्रॉ में ग्रुप स्टेज डिसाइड होंगे, माने किस ग्रुप में कौन सी टीम होगी, किस दिन कौन सी टीम किससे भिड़ेगी, जिसमें ईरान ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये क्यों हो रहा है बहिष्कार? जो खबरें मीडिया में छाई हुई हैं उनके हिसाब से ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सिर्फ 4 लोगों को वीजा दिया गया है, जिसमें मुख्य कोच अमीर गालेनोई शामिल है, जबकि डेलीगेशन ज्यादा लोगों का था। विवाद इसलिए और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज को भी वीजा नहीं दिया है, जबकि मेहदी ताज सिर्फ ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी के उपाध्यक्ष हैं और फीफा की 2 समितियों के सदस्य भी हैं जो वर्ल्ड कप जैसे मेन इवेंट्स की देखरेख करती है। अमेरिका के इस फैसले को ईरान ने राजनीतिक बताया है। अध्यक्ष मेहदी ताज ने खुद कहा है, हमें लगता है कि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। उन्होंने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के सामने ये मामला रखते हुए स्टैंड लेने की रिक्वेस्ट की है। अमेरिका के इस फैसले के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस डेलीगेशन को रोक रहे हैं, क्योंकि ये विवाद सीधे तौर पर ट्रंप के प्रशासन की ओर से जून में घोषित किए गए ट्रैवल बैन से जुड़ा हुआ है। इस बैन के तहत ईरान समेत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। खास बात यह है कि इस सूची में हैती भी शामिल है, जिसने 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है 1974 के बाद। इस बैन में वर्ल्ड कप, ओलंपिक या अन्य बड़े खेल इवेंट्स के लिए यात्रा करने वाले एथलीटों, कोचों, जरूरी सहायक भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों को छूट दी गई थी। ईरान का मानना है कि फाइनल ड्रॉ के लिए यह छूट लागू नहीं की गई। ट्रंप की ट्रैवल बैन पॉलिसी में फाइनल ड्रॉ की बात थी या नहीं, साफ नहीं है। वहीं फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने पहले ही कहा था, मैंने अमेरिकी सरकार के साथ इस पर चर्चा की है। राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में एक व्हाइट हाउस टास्क फोर्स बनाई गई है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भाग लेने वाली टीमों और डेलीगेशन के लिए वीजा को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि फीफा ने उन लोगों के लिए एक पास जारी किया है जिन लोगों ने फीफा के टिकट की बुकिंग ऑलरेडी करवा ली है। इस पास के जरिए उन्हें वीजा अप्लाई करने में प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने हैती के फैंस को भी वीजा छूट देने से मना कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से लगाई गई ये रोकें खेल आयोजन पर भी लागू हो रही है। बहिष्कार के नतीजे क्या हो सकते हैं? बड़ा सवाल है। ईरान का यह बहिष्कार दिखाता है कि कैसे राजनीतिक मुद्दे कभी कभी खेल आयोजनों पर भारी पड़ जाते हैं, जिससे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और खेल का बैलेंस बिगड़ जाता है। ड्रॉ से ईरान का अपसेंट रहने का असर टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी पर पड़ सकता है, खासकर सीडिंग प्रोसेस को प्रभावित करने की उनकी क्षमता पर। सीडिंग जरूरी होती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि टॉप रैंकिंग वाली टीमें पहले फेज में अलग अलग ग्रुप में रहें, जिससे बैलेंस मैचेस हो सके। हालांकि ईरान ने फिलहाल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से हटने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर वीजा का मुद्दा अनसुलझा रहता है और ईरान सच में टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला करता है तो फीफा के नियमों के अनुसार आयोजन समिति को फैसला करना होगा कि उनकी जगह किस टीम को लेना है। ऐसे में संभावना है कि यह जगह टॉप रैंक वाली गैर क्वालिफाइंग एशियाई टीम को मिल सकती है। राजनीतिक दुश्मनी की लंबे सफर के बावजूद अमेरिका और ईरान की फुटबॉल टीमें वर्ल्ड कप में 2 बार आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों मुकाबले बेहद यादगार रहे हैं। पहला 1998 वर्ल्ड कप, फ्रांस में हुए 1998 वर्ल्ड कप में जब ये दोनों टीमें भिड़ी तो राजनीतिक माहौल बेहद टेंस था। इस मैच को कुछ लोगों ने मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा था। दरअसल ये मैच 1979 की क्रांति और 444 दिन के बंधक संकट के 20 साल बाद हुआ था, जब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन टूटे हुए थे। मैच से ठीक
1 महीने पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान को आतंकवाद का सबसे एक्टिव स्पॉन्सर कहा था। इतने तनाव के बावजूद ईरानी खिलाड़ियों ने मैदान पर एक बढ़िया जेस्चर दिखाया। मैच शुरू होने से पहले ईरानी खिलाड़ियों ने अमेरिकी टीम के खिलाड़ियों को सफ़ेद फूलों के गुलदस्ते दिए, जिसे ईरानी के कोच जलाल तालेबी ने शांति का प्रतीक बताया था। अमेरिकी टीम ने भी जवाब में अमेरिकी सॉकर फेडरेशन यानी USSF के झंडे दिए। दोनों टीमों ने मिलकर एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जिसे तब के अमेरिकी मिडफील्डर कोबी जोन्स ने खेल के राजनीतिक से बड़ा बताया था। मैच में ईरान ने अमेरिका को 2-1 से हरा दिया था। दूसरा 2022 वर्ल्ड कप, दोनों टीमें आखिरी बार कतर में आमने सामने आई। इस मैच से पहले भी राजनीतिक तनाव बढ़ गया था, जब यूएस सॉकर फेडरेशन ने अपने ऑनलाइन ग्राफिक्स में ईरानी झंडे से इस्लामिक रिपब्लिक का निशान हटा दिया था। ईरान ने इस पर फीफा से शिकायत भी की थी। अमेरिकी मैनेजर ने बाद में इस गलती के लिए माफी मांगी। इस मुकाबले में अमेरिका ने ईरान को 1-0 से हराकर 1998 की हार का बदला लिया। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस फुटबॉल विवाद की जड़ें 4 दशकों से भी पुराने और गहरे राजनीतिक संघर्ष में है, जहां एक दूसरे के लिए दुश्मनी परमानेंट चैप्टर बन चुकी है। इसे आप यूं कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती से दुश्मनी में बदलने की कहानी 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद शुरू हुई, जिसने दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1908 में ही, जब 1908 में ईरान में तेल की खोज हुई। 1914 में ब्रिटेन की सरकार ने एंग्लो पर्शिया ऑयल कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए, जिससे ईरान की तेल इंडस्ट्री पर विदेशी कंट्रोल हो गया। 1951 में ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक ने पेट्रोलियम उद्योग को नेशनलाइज्ड कर दिया। यह कदम ब्रिटेन और अमेरिका के हितों के खिलाफ था। नतीजा 1993 में अमेरिका की CIA माने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटेन की MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 ने मिलकर एक सफल तख्तापलट की साजिश रची और मोसादिक को हटाकर अमेरिका समर्थक मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सत्ता सौंप दी। और फिर आई इस्लामिक क्रांति। शाह पहलवी की उदारवादी और पश्चिमी नीतियों, साथ ही सरकार में फैले भ्रष्टाचार से ईरान का एक बड़ा धार्मिक और आम वर्ग नाराज था। 1979 में यह गुस्सा इस्लामिक क्रांति के रूप में फूटा और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्रांति के बाद एक मशहूर नारा ईरान में गूंजा, मर्ज बार अमेरिका, यानी अमेरिका की मौत हो। इसी दौरान तेहरान में अमेरिकी दूतावास के राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जिसने संबंधों में दरार डाल दी। माने यहीं से शुरू हुआ पूरा मामला आज फीफा से बड़े इवेंट पर हावी हो रहा है। अच्छा, इस लड़ाई के अलावा दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी एक बड़ा किरदार निभाती है, क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादों में से एक है और उसकी सरकारी इनकम का 50 से 80% हिस्सा तेल और गैस से आता है, जबकि अमेरिका का टारगेट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को कंट्रोल करना है ताकि उसकी जमीनी राजनीतिक शक्ति बरकरार रहे। इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के 11 देशों में लगभग 70 सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान को कंट्रोल करना माना जाता है। ये चीजें चलती रहीं और जब साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो दुश्मनी की आग में और ज्यादा घी डाल दी गई, क्योंकि 2018 में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकाल लिया। अमेरिका ने तब से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकियों से लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका की ओर से वीजा नहीं दिया जाना ही एकमात्र कारण नहीं है। इसके पीछे एक गहरी राजनीति है और एक देश द्वारा दूसरे को नीचा दिखाने की साजिश दिखाई पड़ती है। आपको क्या लगता है कि ईरान को अपने 4 लोगों के डेलीगेशन के साथ अमेरिका जाना चाहिए या फिर विरोध करना ठीक है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।